तो शुरू करते हैं। टेस्ट 2 इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शनल हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक डेब्ट इन इंडिया। इसमें क्रिटिकली वर्ड दिया हुआ था, क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब क्वेश्चन को समझना था, पहला कीवर्ड हो गया क्रिटिकली, मतलब समालोचना। कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक डेब्ट इन इंडिया। कॉजेज एक की दूसरा कीवर्ड मिला कारण। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब उसका प्रभाव या असर, कि पब्लिक डेब्ट अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या हुआ और उसका क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हो सकता है। और हाउ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी। और सरकार ने जो व्यय सुधार किया डीबीटी के रूप में, वो कैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम किया। ये क्वेश्चन है कि हाउ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी हेल्प इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस के कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। जैसे इसमें एक है क्रिटिकली, समालोचना, कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन, कारण बताना है और उसका जो पब्लिक डेब्ट बढ़ रहा है उसका असर बताना है कि और इसका आगे असर क्या होगा। फिर है कि जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हुआ है, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के भी बारे में बतलाना है कि आखिर ये व्यय सुधार होता क्या है। और व्यय सुधार इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी, मतलब जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, इसके रूप में जो व्यय सुधार हुआ है, ये कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आप मॉडल आंसर में देखिएगा तो हमने पब्लिक डेब्ट को ही डिफाइन किया है। पब्लिक डेब्ट को डिफाइन करने के बाद उसके कॉजेज बतलाए, और कॉजेज में आप लोग अपने कारण देखिएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आपका अपना जेब का खर्चा है या घर का बजट है, हर एक खर्चे को गिनवाए जा रहे हैं, ये होता है, ये खर्चा हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। इसके कुछ हेडिंग सब हेडिंग दीजिए। जैसे आप मॉडल आंसर में देखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट, अब कोई लिखा है योजना बनाने में खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में खर्चा हो रहा है। कोई लिख रहा है पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम्स में खर्चा हो रहा है। ये तो सब एक ही है। अगर सरकार ये सब सारी काम करती है, वेलफेयर स्कीम्स करती है, और अगर सरकार रिवेन्यू डेफिसिट का शिकार हो जाती है, राजस्व घाटा का, इसका मतलब वह रिवेन्यू रिसिप्ट, उसका राजस्व प्राप्ति नहीं होता है, तभी उसको उधार लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे कि करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, चालू खाता और पूंजीगत खाता। और जो पूंजीगत खाते में एक रिसिप्ट होता है, उधार लेने का जो ऑप्शन होता है, उससे हम लोग चालू खाते को फाइनेंस करते हैं। सेम इसी तरह बजट में होता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और जब रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा कम पड़ जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, राजस्व प्राप्ति कम हो जाता है हमारा राजस्व व्यय से, तो हम कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें एक ऑप्शन है उधार लेने का, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति जिसमें एक ऑप्शन है उधार लेने का, हम लोग वहां से पैसा लेकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। इसका मतलब हम लोग पूंजीगत प्राप्ति से पैसा लेकर राजस्व व्यय को फाइनेंस करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट से पैसा लेकर रेवेन्यू रिसिप्ट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करते हैं। कहाँ के पैसे से? राजस्व घाटे को मैनेज करते हैं। कहाँ के पैसे से? पूंजीगत प्राप्ति के पैसे से। और यही इसी कारण से हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जो कि लिया गया उधार के बराबर होता है। अब वर्ड लिमिट देखेंगे। वर्ड लिमिट अगर मेरे पास कम पड़ रहा है तो इसको हम और एक्सप्लेन कर दो, उधार क्यों लेना पड़ रहा है। शायद हमारे पास राजस्व घाटा हो गया है, उसके लिए उधार लेना पड़ा। तो जिसको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ना,
उसका पेन नहीं रुकेगा। फिस्कल डेफिसिट वाले ही पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट है, मैं तो छोटा 2-3 लाइन लिखा क्योंकि मेरे पास दूसरे क्वेश्चन को भी डील करना था, डीबीटी वाले क्वेश्चन को भी, क्योंकि मैंने हाफ क्वेश्चन दिया है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसे लिखा जा सकता है सिर्फ फिस्कल डेफिसिट। तो जिसके पास इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा वो सब समझ रहा होगा कि भाई राजस्व घाटा हो गया होगा, राजस्व प्राप्ति कम रह गई होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट कम रह गई होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया होगा, हमने कैपिटल रिसिप्ट से जो ऑप्शन था हमारा उधार लेने का, पूंजीगत प्राप्ति में जो उधार लेने का ऑप्शन था हमारे पास, उससे हमने उधार लेके खर्चे कर दिए, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो यह बहुत बड़ा कारण है। तो कॉजेज में आ गया पहला फिस्कल डेफिसिट। अब दूसरे हेडिंग में दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो विजनरी होती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है जो उसको लॉन्ग टर्म में उसके देश की दिशा को तय करता है। अब आप लोग, कुछ बच्चा इसमें डाटा के लिए मरते रहता है। अभी नोट्स भी मैं सेल कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि डाटा अपडेट है ना, डाटा अपडेट है ना। भाई डाटा किस चीज का अपडेट करेगा? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, पबैट का, साइंस का? डाटा तो एक ही चीज में है, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में डाटा सेक्टोरल आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, और वो मैं कह रहा हूं कि मैं प्रोवाइड करूंगा। अब यहां पर ही देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहां डाटा नहीं दिया मैंने, लेकिन डाटा $1000 बिलियन आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये नोट्स में लिखा है। अब अभी का जो रिसेंट डाटा का रिक्वायरमेंट है कि अभी वो जिस समय नोट्स लिखा गया था उस समय के बजट में आया था कि वी नीड $1000 बिलियन फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा सोच है कि हमारा 10 साल में भारत कैसा होगा, उसमें हमें कितना पैसा लगाना है। तो $1000 बिलियन का हिसाब। अब आज कितना डाटा है ये मैं अभी लिख दूं और फिर 2 महीना 22 जून के पहले कुछ और डाटा आ जाए। इकोनॉमिक्स में डाटा को एग्जाम के पहले सर्च किया जाता है, वो आई विल प्रोवाइड। जैसे 1000 बिलियन वाला दिया हुआ है नोट्स, और भी कुछ डाटा होगा तो मैं दूं। उसके बाद सब्सिडीज का है यहाँ पर कि सब्सिडी भी, सबसे जो काउजेज है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उसका एक कारण सब्सिडी भी है। अब हमारे यहाँ 3 सब्सिडी मेन है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड। पहले सबसे नंबर 1 पर फ्यूल होता था, टाटा आप इकोनॉमिक्स के नोट्स में देखिएगा लिखा हुआ है, सबसे पहले फ्यूल होता था। फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पर होता था और तीसरे नंबर पर होता था फूड। आज की डेट में व्हेन वी पास फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013, उसके बाद से फूड सब्सिडी नंबर 1 पर। उसके बाद कोरोना के प्रभाव में आने के बाद फूड सब्सिडी का डाटा बहुत बढ़ गया, 75,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़। अब अभी अगर मैं कोई डाटा दूंगा, ये नोट्स में कुछ डाटा लिखा हुई हुआ, लेकिन इसलिए डाटा नहीं दिया क्योंकि आपको रिवाइज्ड लेटेस्ट डाटा एग्जाम के पहले लिखवाना है। तो कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन नंबर 3, यह भी इंपॉर्टेंट, यह भी आपको कभी कभी एग्जाम में लिखना पड़ता है। पीटी वगैरह में तो पूछता ही है, कभी कभी एम्फेसाइज करना रहता है फूड सब्सिडी से अगर क्वेश्चन पूछ दिया या किसी भी चीज, तो हम सब्सिडीज वाले में भी डाटा देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कि हमारा पब्लिक डेब्ट का एक कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन भी। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया तो ऑब्वियस है कि सब चीज, जैसे कोरोना में कैसे हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिल रहा था, ना जीएसटी से कलेक्शन था, कोई भी रेवेन्यू नहीं, कोई टैक्स नहीं दे रहा था। तो अगर कोई भी इस तरह का विपदा आता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन सिचुएशन आता है, तो टैक्स का कलेक्शन कम हो जाता है, वेलफेयर स्कीम्स पर कुछ ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा पब्लिक डेब्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इन खर्चों पर आपने लगाम नहीं लगाया तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा भारी चीज। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ब्याज देनदारी।
1991 में भी जो फिस्कल डेफिसिट था और उस पे जो ब्याज देनदारी थी वह था 36.4%। इसका मतलब आपको उधार लेने का जरूरत था 64 रुपया, आप लेते थे 36.4 रुपया ज्यादा और 100 रुपया टोटल उधार लेते थे। तो ब्याज देनदारी की वजह से आपका प्रेजेंट बोरोइंग बढ़ जाता है। तो यह डबल अटैक करता है, यह इंटरेस्ट पेमेंट, एक तो उधार और उधार के ऊपर से ब्याज। तो पब्लिक डेप्ट का यही मेन कारण है। इसके अलावा आपने जो कारण लिखा है वो इन्हीं में छुपा हुआ है। गरीबी के लिए योजना बनाना, मनरेगा में खर्चा होना, ये सब ऐसे मत लिखो, ये बच्चा वाला सब जवाब हो जाएगा। तो कुछ बढ़िया हेडिंग बनाओ, जैसे फिस्कल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सब जो नोट्स में लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, मॉडल आंसर। उसके बाद आ जाइए इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन का मतलब इसका असर, कि अगर पब्लिक डेप्ट हो रहा है तो इसका असर क्या होगा। तो इसका असर होता है कि जैसे सरकार अगर कर्जे लेती है तो दो इफेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने लगता है, अगर सरकार उधार ले रही है इसका मतलब डिमांड ऑफ मनी इज हाइयर इन मार्केट एंड द बिग बोरोवर इज योर गवर्नमेंट, और सबसे बड़ा बोरोवर कौन है, सरकार। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया। इसका मतलब आप लोन लेने जाएंगे, घर लेने जाएंगे, छोटा बिजनेस करने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। दूसरा, इसमें एक रिजल्टेंट इफेक्ट होता है क्राउडिंग आउट का। क्राउडिंग आउट यह होता है कि अगर गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा कर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो प्राइवेट बाइंड अप कर लेते हैं, वो हाथ बांध के बैठ जाते हैं, वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना, उधार लेना महंगा, उसी से रिलेटेड है क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइवेट महंगे दर पर लोन नहीं लेता है और वह अपने प्रोडक्शन को या कोई नया स्टार्टअप, नया सेटअप को थोड़े दिन के लिए बंद कर देता है। तो क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन है लार्ज पब्लिक डेप्ट होने का। उसके बाद एक लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जब प्राइवेट इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन डाउन हो। प्राइवेट ने हाथ बांध लिया, इसका मतलब वो प्रोडक्शन से पीछे हो गया, तो उसका असर फिर क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। सप्लाई और डिमांड में अंतर आ जाएगा। जब प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेगा, आप तो डिमांड तो करेंगे ही, तो सप्लाई होगा नहीं तो इन्फ्लेशन होगा। इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद एक है इम्प्लीकेशन कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती है वो हमारे को डाउनग्रेड कर देती है, हमारी रेटिंग। ऐसा बहुत बार न्यूज़पेपर में आते रहता है कि फलाना ने डाउनग्रेड कर दिया, फलाना ने डाउनग्रेड कर दिया। अब ये जैसे अभी आप लोग गूगल पे रिव्यू देते हो, हम लोगों को मान लो रामाकृष्णा इस एकेडमी को रिव्यू देते हो, दूसरे बच्चे देखते हैं इसको, वो सोचते हैं चलो अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कोई सेलेक्टेड लड़का पढ़ाई कर रहा है, उसको देख के सुनते हैं कि चलो अच्छा है। उसी तरह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग देना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी देश के। पब्लिक डेप्ट हाइयर है, इंटरेस्ट लायबिलिटी हाइयर है, आपको कोई ब्रांड कर दिया कि अरे ये जो उधार लेगा तो पता नहीं इसका क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं, ये चुका भी पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटी अगर आप पर ज्यादा है, उसी को तो देखकर वो आपको डाउनग्रेड कर रहा है। मतलब आप उधार क्यों ले रहे हो, तो आप उधार ले रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के लिए। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान, किसी से उधार मांगते हो और यह कहते हो कि भाई मुझे उधार दो, मुझे फलाने को उधार चुकाना है, तो कोई आपको पेमेंट करेगा, कोई उधार देगा? कहेगा यार इसको अगर उधार देंगे तो मेरा पैसा तो फंस जाएगा। ये क्यों? क्योंकि उधार लेकर आप उधार चुकाने का काम कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे। अगर आप कोई छोटा मोटा धंधा करते उधार लेने के बाद, तो हो सकता है आपको उधार देने वाला ये सोचता कि चलो ये कुछ काम धंधा करके मेरे पैसे 6 महीने बाद लौटा दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सिस्टम, कि उधार लेके उधार पहले के उधार को चुकाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों को देखकर जो रेटिंग कंपनियां होती हैं, इंटरेस्ट लायबिलिटी को देखकर
देश की रेटिंग को कम कर देती है, जिससे उसको कोई उधार देना नहीं चाहता है। इसका मतलब आपका क्रेडिट वर्दीनेस हो जाएगा खराब। जिस तरह एक इंडिविजुअल के लिए होता है कि लोन लेने के समय आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, उसी तरह एक देश का रेटिंग खराब हो जाने के बाद उसको कोई फिर लोन नहीं देता है। और एक इम्प्लीकेशन है रिड्यूस्ड फिस्कल स्पेस, कि गवर्नमेंट को फ्यूचर क्राइसिस अगर कोई होता है, अगर ये डेप्ट अपना मैनेज नहीं कर पा रहा है और लगातार कोई फ्यूचर क्राइसिस हो, मान लीजिए कि अभी कोरोना है, उसको मैनेज नहीं कर पाए थे, कोरोना के बाद फिर कोई पाकिस्तान अटैक कर दिया, उधर चाइना में टोकलाम उधर डिस्टर्ब हो गया, इधर कुछ इंटरनेशनल नक्सलाइट या कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया। अचानक अगर हम पर कोई बोझ पड़ जाएगा, तो जो देश अपने पब्लिक डेप्ट को मैनेज नहीं कर पाता है, वह फ्यूचर क्राइसिस के लिए तैयार नहीं माना जाता है। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने हेल्थ में, अपने एजुकेशन में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, यह एक विजन होता है कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब हम लोग तैयार नहीं रहते पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने के लिए, तो हमारा फिस्कल स्पेस कम हो जाता है, मतलब हमारा घट जाता है। जैसे आप अपना लेके सोचिए कि अगर आप 4 लोगों से उधार लेकर बैठे हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके पास पैसे की कमी हो रही है, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। अचानक आप फिर सोचेंगे कि यार मैं कहाँ से पैसे को मैनेज करूं। तो सेम किसी कंट्री के साथ होता है, तो उसका फिस्कल स्पेस कम हो जाता है, घट जाता है, वह छोटे छोटे फिर सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाता है, हेल्थ एजुकेशन पे अपना खर्चा कम करने लगता है, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है। तो अगर भैया पब्लिक डेप्ट को आप नहीं मैनेज करोगे, तो आपका अल्टीमेटली फिस्कल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैम्पर होगा। और इसीलिए इसके बाद एक कंक्लूजन में जो लाइन लिखा है कि फिस्कल डिसिप्लिन किसी भी गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए। तो फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आएगा? कर्जा लो और घी पियो, उससे आएगा। हेमंत सरकार, बीएमडब्ल्यू सरकार खरीदते रहे, न अननेसेसरी के खर्चे, नियुक्ति पत्र बांटते रहे, बेरोजगार युवक को नौकरी दिया और उसको बड़ा बड़ा टेंट लगा के डिक्लेयर कर रहा है नियुक्ति पत्र। तो इसमें क्या हो रहा है? सरकारी खर्चे बेफिजूल हो रहे हैं। यह फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस नहीं कहलाता। सरकारी खर्चों को कम करना चाहिए। ऐसे सरकारी खर्चे होंगे तो राजस्व घाटा होगा। तो वही लास्ट लाइन अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हेमंत सरकार वाला लिख मत देना, नहीं तो कोई अगर फैन होगा जेएमएम का तो नंबर काट दे। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको लाइन में बड़े सहजे से लहजे से लिखा गया है। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, प्रूडेंट डेप्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब हमें अपना राजस्व घाटा कम करना चाहिए, हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये पब्लिक डेप्ट वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं समझ में आया क्या जी? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? समझ में आया? यस सर, आगे सर। काफी बोल रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी। हाउ एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी हेल्प इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी कई बार यूपीएससी में भी आया हुआ है, इसीलिए उसको मिलाकर मैंने पूछा। एक पब्लिक डेप्ट का तो आपको सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अप्लाइड पार्ट घुसाने की कोशिश की कि देखता हूं कि बच्चा इसको कैसे डील करता है। तो आप लोगों के पास इसमें रिसेंट फिर डाटा नहीं था, इसी तरह से मॉडल आंसर मिलते जाएगा, तो रिसेंट डाटा आपका अपडेट होते जाएगा। अब 23-24 में जो निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि गवर्नमेंट हैज सेव्ड 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24 थ्रू डीबीटी। इसका मतलब हमारे पास आंकड़ा है,
पहले भी नोट्स में भी लिखा हुआ है 2017-18 में 50,000 करोड़ बचाया था सरकार। तो 2017-18 क्यों इंपॉर्टेंट है? अब बच्चा लोग इसको समझता नहीं है और कहता है क्या कि नोट्स में पुराना डाटा लिखा हुआ है। इसलिए 2017-18 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी समय डीबीटी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो डीबीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय का एक डाटा दे दीजिए, एक अभी का डाटा दे दीजिए। इसका मतलब जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो सालाना 50,000 करोड़ रुपया बचा दिया, अभी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपया बचा रहा है और एफिशिएंटली गवर्नमेंट के स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रहा है। और अगर ये सब सारी चीजें सही होगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फिजिकल प्रूडेंस, प्रूडेंट डेप्ट मैनेजमेंट अपने आप आ गया। अगर आपका पब्लिक खुश नहीं है, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर उसको हेल्थ सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, योजना बना रहे हैं उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है, तो लगातार आपको डेप्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया कि योजना को सही से पहुंचा रहे हैं, तो यही तो फिस्कल डिसिप्लिन ले आया आप। तो इस पॉइंट को बहुत लोग नहीं लिखे हैं डीबीटी में। डीबीटी के बारे में बतलाना है, डीबीटी कैसे हेल्प कर रहा है फिस्कल प्रूडेंस में, फिस्कल डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने में। ये वाला लाइन बहुत लोगों का मिसिंग है। इसमें हमने 5वें पैराग्राफ में इसको दिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा। बाकी इसमें सबका ठीक है, डाटा का कमी था और हाउ डीबीटी थ्रू प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ या टू प्रोवाइडिंग ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स टू द नीडी पीपुल वेरी एफिशिएंटली, इस तरह से यह फिस्कल प्रूडेंस भी एस्टेब्लिश करता है। नहीं करेगा तो पब्लिक डेप्ट और आपको करने लेने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो इसको देखिएगा, एक दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नेंस का पूरा मॉडल में ही यह चेंज ले आया है। पहले से एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इसमें एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है डीबीटी के आने के बाद। तो इसमें गवर्नेंस का स्टाइल ही बदल गया है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें 8वां में, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, हाउ जीएसटी इज डिफरेंट फ्रॉम वैट। एकदम प्लेन क्वेश्चन है, उठा के सिलेबस से डाला गया है। एग्जामिन अब वहां पर लिखा नहीं हुआ है आपका सिलेबस में, सिर्फ वैट लिखा हुआ, लेकिन ये सब आएगा क्योंकि उसके बाद का ये रिफॉर्म। फिर एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया ओवर द पास्ट 6 years। तो पब्लिक रिवेन्यू, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, इसमें आप लोगों को रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को एक्सप्लेन करने चाहिए इंट्रोडक्शन में। और खासकर उसके बाद यू नीड टू इंक्लूड एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी यू कैन। बहुत सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। सरकार टैक्स लेती है, फीस लेती है, फाइन्स लेती है, चलान्स लेती है, पब्लिक सेक्टर को रिवेन्यू होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग का ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको देने चाहिए। जिसका जितना पॉइंट होगा, एक्सप्लेनेशन भले ही थोड़ा सा कम रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कुछ ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे सवालों में डालिए। उसके बाद जीएसटी कैसे वैट से डिफरेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको कम से कम देने की कोशिश कीजिए। वैट अगर इतना ही अच्छा होता तो जीएसटी तो नहीं आता। इसका मतलब शॉर्टकमिंग्स ऑफ वैट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ इसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ इसके लिए दे सकते हैं कि हाउ जीएसटी इज बेटर देन वैट, कुछ इसमें अलग पॉइंट्स डाल सकते हैं। उसके बाद है परफॉर्मेंस। तो डाटा का खेल कुछ हम लोगों को डालना चाहिए। जैसे नोट्स में मैंने एक डाटा डाल दिया है आपके लिए यहाँ पर, अभी रिसेंट का 23-24 में 1.6 लाख 8 करोड़ और 2022-23 में 1.5 लाख करोड़। मतलब यह बढ़ रहा है। ऑब्वियस है, बीच में एक जगह लिखा हुआ है कि कोरोना के दौरान कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक रिसेंट डाटा आपका देना लाजमी बनता है। अब मान लीजिए 23-24 का आपके नोट्स में, जो नोट्स लोग परचेज कर रहे हैं उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये यहीं से अपडेट होगा या नहीं?
इसलिए ये दिमाग में मत रखिए कि डाटा अपडेट नहीं, डाटा तो हमें अपडेट करके देना ही देना है। इकोनॉमिक्स में अगर डाटा आप नहीं यूज करेंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा, जनरल आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने दिखाने के लिए अंडरलाइन भी कर दिया है, बोल्ड भी कर दिया है। इसी तरह आप लोग एग्जाम में हेडिंग को बॉक्सेस में डाल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखे हैं उसको भी बॉक्स में डाल सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप इस तरह का कर सकते हैं जहां पर आप कुछ दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और इसमें कुछ लोग बोलना चाहते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। सब सो गया तो नहीं जी, मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं बोल रहा हूँ सब लोग सो गया। कोई कुछ बोलो, जिंदा है ना तुम लोग? यस सर। सर ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहता है उसमें किस टाइप से जनरली चाहिए? जैसे वैट और जीएसटी का डिफरेंस, या तो वैट के बारे में पहले लिख दे, जीएसटी को डिफरेंस कर दे, या फिर लाइन खींच के दोनों को लेफ्ट राइट में ऐसे करके इक्वल इक्वल करके लिखो। वो बच्चा वाला है, देखिए वो बच्चा का काम, लाइन खींच के इधर और इधर करना। आपको देखिए कि मॉडल आंसर में कितना बढ़िया से हेडिंग टैक्स कंप्लायंस, मतलब कि अगर कोई भी पैरामीटर्स, कैसे वैट और जीएसटी दोनों में अंतर, भैया वो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, आपका टैक्स अब सिंपल और आसान हो गया। तो हेडिंग दीजिए कि टैक्स सिस्टम जो था वो हमारा कॉम्प्लेक्स था और अभी जो है वो हमारा आसान हो गया। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, एक हेडिंग डाल। नंबर ऑफ टैक्सेस हमारा ज्यादा था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि कौन सा कर देना है। अभी जीएसटी में एक यूनिफॉर्म टैक्स है। दूसरा, इंटर स्टेट में जो कंपटीशन होने लगता था वैट में, दूसरे से दूसरा कम कर देता था, मूवमेंट ऑफ गुड्स का हिंड्रेंस हो जाता था। तो ऐसे ऐसे हेडिंग बना के देखिए, इसमें हेडिंग बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जैसे टैक्स बेस एंड कवरेज, उसमें वैट और जीएसटी दोनों के बारे में लिखा हुआ है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर, उसमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे कलेक्ट किया जाता था, इनपुट क्रेडिट वाले मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, वैट कॉम्प्लेक्स था, जीएसटी आसान। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, जीएसटी के आने से यह एक तरह का क्या है, टैक्स रिफॉर्म है। अगर आपके देश में टैक्स जितना सिंपल रहेगा उतनी ही स्मूथ आपकी इकोनॉमी चलेगी। इसका असर हमारे इन्फ्लेशन पर भी हुआ है। पहले टैक्स से लोग, टैक्स इतना ज्यादा होता था कि कभी प्रोडक्शन रुक जाता था, नहीं प्रोड्यूस करता था, सप्लाई डिमांड में लैग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब सबको पता है कि मुझे कितना टैक्स देना है, क्या करना है, कब कब उसको सबमिट करना है, तो थोड़ा सा सिस्टम स्मूथ हो गया, प्रोडक्शन स्मूथली चलता है। पहले कर को देखकर प्रोडक्शन करते थे। जो मूवमेंट वाला, गुड्स वाला प्रॉब्लम होता था कि इंटर स्टेट में, अभी जीएसटी है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, आप जो स्टेट जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको उतना ज्यादा रिवेन्यू होगा। तो पहले एक राज्य दूसरे राज्य की वस्तु को रोक देता था, वैट में दूसरे राज्य को फायदा नहीं था अगर दूसरे राज्य से वस्तु आती थी। और जीएसटी के आने से क्या है कि जो राज्य जितना कंज्यूम करेगा उसको उतना फायदा होगा। तो राज्य चाहते हैं कि चलो गुजरात का वस्तु मेरे पास महाराष्ट्र में आए, झारखंड चाहता है कि चलो मेरे पास, बिहार को कहाँ से रिवेन्यू मिल रहा है, क्या सोच रहे हो, वहां तो कुछ नहीं, बालू है से। लेकिन बिहार का पॉपुलेशन डिमांड कर रहा है, बाहर से लोग वहां पर वस्तुएं मंगा रहे हैं, और बिहार में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जो जीएसटी हो गया उसकी वजह से वहां का रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो उसने तो लीकर भी बैन कर दिया, जो भी 4-5 हजार करोड़ आता था वो भी नुकसान कर दिया। तो पॉपुलेशन है, कंज्यूमिंग स्टेट है, तो बिहार को रिवेन्यू है। तो किस तरह से तो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कैसे प्रभावित करता है। तो जीएसटी आने से इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ा है, कंप्लायंस भी बढ़ा है, लोग आसानी से पे कर देते हैं। पहले इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, किसी को पता ही नहीं होता था क्या पे करना है, किसको पे करना है। तो सिस्टम आसान बना है। तो ऐसे हेडिंग दीजिए, टैक्स बेस एंड कवरेज, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, और दोनों के अंदर वो जो लाइन खींच के बराबर बराबर करते हैं वो बच्चा के जैसा वो प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए। और बीच बीच में नींद तोड़ के
थोड़ा सा एक बार हाय हेलो कर देना है। मैं खुद थका हुआ हूँ फिर भी ले रहा हूँ, दिन भर बच्चों से बात करता हूँ, तो बनाते रहना, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाट हैव बीन द कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन 11th एंड 12th प्लान? इस क्वेश्चन में भी बच्चे लोग जस्टिस नहीं किए, मुझे बहुत दुख होता है, इतना आसान क्वेश्चन है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फंडा ही नहीं पता। आपको ग्रोथ समझ में आता है, ग्रोथ जीडीपी नंबर, डेवलपमेंट से ये कैसे अलग हुआ ग्रोथ? तो ग्रोथ प्लस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव इंडिकेटर आ जाता है डेवलपमेंट में। मतलब कि वहां पर थोड़ा सा ग्रोथ से अलग हटकर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं कि यहाँ हेल्थ एजुकेशन है या नहीं, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी को चेक करते हैं। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी तो हो रही है, खुशहाली हो रही है, हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन का पैरामीटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये चेक कर रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज बढ़ रही, कुछ लोग पीछे छूट जा रहे हैं। तो वो जो लोग पीछे छूट जा रहे थे उनको शामिल कर लेना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल प्रोवाइड करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो लोग बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ा है उसको जोड़ना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जिसको रोड नहीं मिला है उसको रोड देना है। अब हम मान लीजिए कि रह रहे हैं यहाँ कहीं एक जगह, दूर बहुत बढ़िया सड़क बन रहा है, खूब देख के खुश हो रहे हैं, अरे वाह कितना बढ़िया सड़क बन रहा है, और हमें वहां सड़क पर जाने के लिए अलाउ ही नहीं। तो वो डेवलपमेंट, वो प्रॉस्पेरिटी मेरे किस काम का? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में वो रोड आपके घर तक भी पहुंचे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मजा आप भी ले सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही अंतर है बेसिक। अब आप लोग इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। वो जो रटते हैं परिभाषा, उसको रटने के चक्कर में इधर उधर कर देते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए, जैसे एग्जाम्पल देना है, ग्रोथ अगर बतला रहे हैं तो उसमें बतलाइए कि जीडीपी का परसेंटेज एक ईयर से दूसरे, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ बतलाइए। उसके बाद डेवलपमेंट का एग्जाम्पल दीजिए। डेवलपमेंट कभी कभी स्पॉन्सर्ड होता है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स आपको पहुंचाती है प्रॉस्पेरिटी के लिए, विकास आप तक पहुंचाया जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो जो प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो फिनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे वो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को सभी तक पहुंचाने का, कोई फूड सिक्योरिटी के स्कीम से, कोई जॉब क्रिएशन के स्कीम से अगर आपको पहुंचाने की जरूरत की जा रही है, तो उन सभी को बतलाना होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आपके लिए, हमारे लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता है, रटे हैं, रट के लिख देते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यही सब पता होता है बस। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दीजिए, थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए। उसके बाद यहाँ मैं कहूंगा कि डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ इज, हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसको अलग अलग पॉइंट में इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तुलनात्मक रूप में, कंपैरेटिव रूप में डील करना होगा। तो डायरेक्टली आप हिट कर सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट हैव बीन द कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन 11th एंड 12th प्लान। इस क्वेश्चन को लोग समझता ही नहीं है। ये पूछ रहा है कि 11th और 12th प्लान में सरकार ने क्या क्या प्रयास समावेशी के लिए किया था, क्या क्या घटक था उसका, क्या क्या कंपोनेंट था। आपसे योजना नहीं पूछ रहा है। बहुत लोग बहुत सारी योजना को लिखते, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट हैव बीन द कंपोनेंट। अब देखिए कि मॉडल आंसर में कैसे इसको डील किया गया है। सबसे पहले लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, यस और नो, ये बतलाइए। अब ये किस लिए ये प्रयास किया जा रहा है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ही तो किया जा रहा है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब प्रीरिक्विजिट, मूलभूत आवश्यकता। अगर समावेशी विकास चाहिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हेडिंग लिख के आप कुछ लिख दीजिए कि वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है, या जो बन रहा है, या रोड बन रहा है, या सागरमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, या भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, लिख दीजिए।
लेकिन छोटे छोटे स्कीम्स को हेडिंग मत बनाइए, एक बड़ा हेडिंग दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हेडिंग में छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं आप, छोटे छोटे योजनाओं को लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा हेडिंग बनाया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट होगा तो आप लोगों में से कोई डिनाई कर सकता है कि नहीं नहीं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरत नहीं है। अब लिख दिया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अब उसके अंदर बतलाइए कि सरकार क्या कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान क्या चला रहा है, मिड डे मील में क्या काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहा है। तो ये आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये एक कंपोनेंट फिर पूरा हो गया कि हमें अगर समावेशी विकास चाहिए तो हमें शिक्षा को भी बढ़ाना होगा, स्किल डेवलपमेंट को भी देना होगा। तीसरा है फिर हेल्थ केयर एक्सेस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी संभव होगा ना जब सबको इलाज मिलेगा। कोई तरफ तरफ के मर रहा है, कोई मालनरिस्ट है, किसी को अच्छा हेल्थ नहीं है, इसका मतलब आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसी तरह सारा इंडिकेटर इसमें एक एक करके आप देखिए, ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको बड़े बड़े हार्डी वेट वाले हेडिंग बनाने, छोटे छोटे योजना लिखकर कि मेरे को 11th 12th प्लान में क्या क्या हुआ है, उस तरह से टाइम पास नहीं करना है। बड़े बड़े हेडिंग बनाने, लिखा हुआ है ग्रामीण विकास, समावेशी विकास। कैसा समावेशी के विकास में सिर्फ शहर का विकास या गांव का विकास जरूरी है? तो हेडिंग दे दिया गांव का विकास। अब गांव के विकास में आपने जितनी योजनाएं बनाई है, मेर पे पेड़ और जनधन वनधन, जो भी लिखना है आप लिखिए। सोशल प्रोटेक्शन का हेडिंग देके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या प्रोवाइड कर रही है सरकार, कैसे एक एक रुपए में सबको पेंशन बांट रही है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ही तो हो रहा है। फिर एक फिनेंशियल इंक्लूजन का हेडिंग देके जो जनधन अकाउंट खोला गया, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई, जो मुद्रा योजना दिया जा रहा है, ये सब स्टार्टअप स्टैंडअप सब फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से आपके हेडिंग का वेट भारी है, उसके अंदर आप बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील नहीं किया है आपने, साधारण आंसर बहुत सारे पॉइंट्स को लिखकर दे दिया है। फिर इसी क्वेश्चन में एक आगे दूसरा है, व्हाट आर द डेवलपमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू SC STs एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर देम। तो इश्यूज क्या है SC ST के पास? SC ST का डेवलपमेंटल इश्यूज, आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सही भी बहुत लोग लिखे हैं। मार्जिनलाइजेशन है, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, लैंड राइट्स उसको एंश्योर नहीं है, उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है इस तरह का। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मिसिंग है? डेवलपमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू SC ST, इसमें एक सोशल एस्पेक्ट मिसिंग। आज की डेट में SC ST में लाभ कौन ले रहा है? आप देखिएगा कि एलिट SC ST लाभ ले रहे हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड SC ST है वो लाभ लेने से वंचित रह रहा है। यह भी एक डेवलपमेंटल इश्यूज। कैसे मोर इंक्लूसिव बनाया जाए SC ST, इसका मतलब जो लाभ नहीं ले पाया है उसको मिले। एक पॉइंट देखिएगा हमने डाला हुआ है, लैक ऑफ एक्सेस टू सोशल सर्विसेज। इसका मतलब कुछ लोगों को एलिट SC ST लाभ ले लेते हैं और कुछ लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं, सामाजिक सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। इसमें बहुत सारा करप्शन का इश्यूज है, गवर्नेंस का इश्यूज है, ये सब आप इनएडिक्वेसीज है, एफिशिएंट नहीं है मैकेनिज्म हमारा, और पर्याप्त हमारा अवसंरचना है, इन सब की वजह से हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते। तो उसके बाद फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार क्या क्या कर रही है। तो सरकार तो SC ST के लिए जो भी कर रही है उसको आप बतलाइए, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी बतलाइए, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ तो हो ही नहीं सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी सबसे पहले हेडिंग बनाई, इसकी कमियां यहां मत बताइए। बहुत लोग, एक दो लोग यहाँ पर ही रिजर्वेशन पॉलिसी को क्रिटिकली अप्राइज करने लगे, इसमें सुधार होना चाहिए और इसमें ये होना चाहिए, इससे और ये अच्छा हो जाए। यहाँ पर क्या क्या किया है पहले वो बता दीजिए।
कंक्लूजन में आप ज्ञान बांटिए। एक दो गलती लोग ऐसे किए कि रिजर्वेशन पॉलिसी लिख के और मन नहीं मान रहा, तो उनके तो दिमाग में है ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है। जबकि इस बात को क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आप और हम इसको डिबेट करके इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको सीधे स्ट्रेट हमें मना नहीं कर सकते। तो बहुत लोग क्रिटिकली हो जाते हैं। तो एक दो लोग यहीं पर सजेशन देते, पहले लिखिए कि सरकार ने क्या किया। तो रिजर्वेशन पॉलिसी, दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, ये बहुत बड़ा है अचीवमेंट SC ST के लिए कि कोई भी भारत सरकार की योजना, जैसे जेंडर बजटिंग होता था, जेंडर बजटिंग होता है कि कोई भी योजना बन रही है तो महिलाओं के लिए अलग से एलोकेशन, उसी तरह तो ये स्कीम कि कोई भी योजना बन रही है तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उसमें पहले से एलोकेशन फिक्स हो जाएगा कि भाई उनके कल्याणार्थ इतने पैसे खर्च करने। उसके उनके लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव चलाए जाते हैं एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए, कुछ जीविकोपार्जन के लिए, वो सारी योजनाओं को यहाँ पर दिया है, अलग अलग से हेडिंग बना है। लीगल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का भी दिया है कि अगर उनके साथ राइट्स का उनका हनन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो कानून का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरह से कंक्लूजन में फिर जाके लिखा है कि अगर ये सब चीजें हुई और इनके एस्पिरेशंस को फुलफिल किया गया तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, GDP भी आगे बढ़ेगा, इनके एस्पिरेशंस भी आगे बढ़ेंगे और हमारा कमिटमेंट इनके लाइफ को अर्थमय बना देगा, मीनिंगफुल बना देगा और इनमें परिवर्तन आएगा, इनके लाइवलीहुड में या इनके स्टाइल में, इनके विकास में ये इंप्रूवमेंट लाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ सब्सिडीज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पीछे SC ST वाला में किसी को कोई पूछना है? सर अगर ST और SC का साथ में दे रहा है सर, तो प्रॉब्लम तो दोनों का अलग है सर। 50% प्रॉब्लम सेम है लेकिन 50% तो डिफरेंस है ना सर। ST है जो कि वल्नरेबल है सर, वो शुरुआत से रहा है जंगल में, उसका कल्चर अलग है, SC का कल्चर अलग है, तो दोनों को हम बाइफरगेट करके दिखाएंगे या फिर एक साथ दिखा देंगे? कहेगी ये जो है ना, ये आप बहुत डीप तक पहुंच रहे हैं, एकदम सही बात आप कह रहे हैं। दोनों के प्रॉब्लम्स अलग, दोनों को डील भी अलग करना चाहिए। ये आप ना सजेशन में डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप अलग हट के करेंगे, आप देखिएगा इस सरकार भी अभी बहुत ज्यादा दोनों को अलग अलग करके कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर। अगर SC शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान बना तो ट्राइबल सब प्लान बना, एक पैरेलल में चल रहा है। इसके लिए ये किया तो इसके लिए भी ये करो। अगर आप इसको सजेशन में डाल देते हैं कंक्लूड करते समय कि इनकी समस्याएं अलग हैं और इनको अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक कुछ सॉल्यूशन देते हैं, तो थोड़ा सा अलग हटके आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, क्लोजली देखिए, सरकार तो बहुत अलग तरीके से अलग हट के सोच के तो काम नहीं कर रही, कर रही है? नो सर। लगभग दोनों के लिए पैरेलल प्लान बनता है। तो आपका ये कंक्लूजन में बहुत मजा आ जाएगा। एक सजेस्टिव आप फ्यूचरिस्टिक आइडिया दे दीजिए कि हम लोग इन लोगों का और अगर आप इसको अच्छे से स्टडी किए हैं, कुछ आपके पास पॉइंट्स है, तो उसको डाल लीजिए। ठीक है। ठीक। कौन ये क्वेश्चन पूछे थे हमसे? सर ओम प्रकाश। सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, चलो बहुत बढ़िया। What are the issues of subsidies and public investment in agriculture? सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन किस चीज के लिए पूछ रहा है, क्यों आखिर ये डिबेट चल रहा है एग्रीकल्चर में सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट का। हम लोग WTO में भी सब्सिडीज के लिए लड़ रहे हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में सब्सिडी देंगे, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग मना कर रहे हैं हमें कि एमएसपी मत दो, और हम लोग लड़ रहे हैं कि नहीं हम एमएसपी देंगे। और उसका रीजन यही है कि हमारा फार्मर्स वल्नरेबल, हमारे यहाँ फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं और उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, और वही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। और यहाँ पर देश में कुछ ऐसे भी डिबेट चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब्सिडी जो देते हैं ना तो इसका फार्मर्स मिसयूज करता है, वो पंपिंग सेट ज्यादा देर तक चला देता है, वो पानी को ज्यादा पटा देता है जिसकी वजह से सैलिनेशन हो जाता है। या किसान भी तो अमीर अमीर है, वेल्दी किसान है, उस पर एक तो इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, ऊपर से आप उसको सब्सिडी भी देते हैं। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान पर टैक्स लेने वाला भी मुद्दा है जिसमें आज तक हम लोग कंसेंसस नहीं बना पाए। उसका अलग डिबेट है, अलग सॉल्यूशन है कि रिच फार्मर्स पे लगना चाहिए। जो कोई दिखा रहा है कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ 4 करोड़ है तो भाई उस पर आप 30% लगा दो। नहीं 30% लगाओगे, चलो नॉर्मल है, बिजनेसमैन पे 30% लगा दो, उस पे बड़े किसानों पे जो 4-5 करोड़ का जो दिखा रहे हैं उन पे लगा दो 15% 10%, लेकिन आप उस पे टैक्स ले सकते हो। हाँ नहीं लेना है टैक्स छोड़ दो, कम से कम सब्सिडी से तो मना कर दो जो रिच फार्मर्स हैं। तो इसीलिए डिबेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तो टैक्स नहीं लेते और साथ साथ में सब्सिडीज भी देते हैं, और इसमें इनइक्वालिटीज और बढ़ती है क्योंकि रिच फार्मर भी ले रहा है, गरीब फार्मर भी ले रहा है। दूसरा कि रिच फार्मर बाहुबली है, वो गरीब फार्मर को लेने नहीं दे रहा है। ब्लॉक के लेवल पर सेटिंग है, जाके सारा फसल बीमा योजना का लाभ बड़ा किसान ले लिया और छोटा किसान जो है वो घूम रहा है, ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसा पड़ा है। दैट्स व्हाई ये डिबेट है कि सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में अगर हो रहा है तो कैसे होना। इसका जो पॉइंट्स मैंने लिखा है कि क्यों कौन लोग चाह रहे हैं होना और कौन लोग नहीं चाह रहे हैं, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसकी भावना को। और इसके कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। सब्सिडीज देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि अभी तक हमारा सबसे पिछड़ा इलाका जो है वो एग्रीकल्चर है, वल्नरेबल है, दीनहीन लोग हैं रह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपुल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, और वहां पर पोवर्टी है। अगर उस पोवर्टी को टैकल करना है, अगर उससे निपटना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, और इसी से हमारा बैलेंस ग्रोथ होगा। एग्रीकल्चर का विकास होगा तभी इंडस्ट्री होगा, तभी इंडस्ट्री होगा और तभी सर्विसेज भी होगा। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर वाले लोग भी इंडस्ट्री और सर्विसेज से डिमांड करेंगे। इस तरह से आपका इंडस्ट्री और सर्विसेज भी बढ़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ 60% पीपल हैव नॉट डिमांडेड टिल येट। उन्होंने अभी तक इंडस्ट्री और सर्विस से डिमांड किया ही नहीं है, क्योंकि वो अभी तक डेवलपमेंट के टेस्ट को नहीं चखे। इसीलिए विकास का कहीं अगर कोई रुका हुआ है अभी स्तर, तो वह रुका हुआ है एग्रीकल्चर में। इस इन्वेस्टमेंट स्टार्व्ड है आपका एग्रीकल्चर, भूखा है निवेश के लिए। वहां तो जितना पैसा लगाइएगा उतना लगे, और सब्सिडी क्यों ना दें, दीनहीन है, वल्नरेबल है, देना चाहिए। अब डिबेट है कि भाई कुछ रिच फार्मर्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसके लिए आप कंक्लूजन में सजेशन दीजिए। आप सजेशन दीजिए कि रिच फार्मर्स को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। जैसे मोदी जी आप लोगों को उज्ज्वला स्कीम एलपीजी बांट रहे थे और अब कह रहे थे कि डीबीटी के थ्रू मिलेगा सबका सिलेंडर। हम लोगों को पता नहीं कैसे सिलेंडर का सब्सिडी गायब हो गया, हमें तो आज तक समझ में नहीं, आज तक आया ही नहीं डीबीटी का पैसा। अपने आप एक्सक्लूड कर दिए। वो समझ गया कि इसके अकाउंट में पैसा ज्यादा है, इसको डीबीटी का पैसा नहीं देना है सिलेंडर का, ये खरीद लेगा अपने आप। आज तक नहीं डेबिट हुआ, हम लोगों को क्रेडिट हुआ पैसा। उसी तरह कुछ ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स बनाने चाहिए कि जो रिच फार्मर्स है उसको सब्सिडी से डिनाई देना चाहिए। इनइक्वालिटी इससे स्प्रेड नहीं होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का डिबेट। आप लोग को बढ़िया से मॉडल आंसर दिया गया है, इसको समझिए और इसको बढ़िया से लिखिए। तो सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछेगा।
देना चाहिए या नहीं देना? सर इस क्वेश्चन में जैसे हम क्या कहते हैं कि उसको सब डिवाइड कर दिए थे सब्सिडी को, लाइक फूड सब्सिडी में क्या इश्यूज है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में क्या इश्यूज है, शुगर केन वाले में क्या इश्यूज है, तो ये ऐसे जाना सही रहेगा या ओवरऑल जैसे आप बताए वैसे लिखना सही रहेगा? इसमें तो ये पूछा ही नहीं ना आपसे सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी के टाइप्स के बारे में तो पूछा ही नहीं। ये तो पूछ रहा है, मेरे को ओपन एंडेड क्वेश्चन लगा, तो मेरे को लगा इसको मतलब नहीं समझ पाया ना बच्चा लोग। इसमें क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट का क्या मुद्दा है। कुछ लोग देने के लिए बोलता है, कुछ लोग देने के लिए नहीं बोलता है। कुछ लोग कहता है कि अच्छा कोई कह रहा है कि कॉर्पोरेट को 4 लाख लोन वेवर मिल गया तो मेरे किसान को भी लोन वेवर चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जा रही है और कह रही है किसान को कर्ज माफी। तो भाई ये कर्ज माफी क्या सस्टेनेबल है? ये इस तरह की सब्सिडीज का किसानों को मिलनी चाहिए? अगर सही में फसल खराब हुआ है तो लोन वेवर होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको मदद होनी चाहिए। लेकिन इसको यूज टू नहीं बनाना चाहिए कि इलेक्शन आ रहा है और हेमंत जी कह देंगे कि हम आएंगे इलेक्शन में जीत के तो कर्ज माफी हो जाएगी, उधर अरविंद केजरीवाल कह देंगे कर्ज माफी हो। तो भाई सब कर्ज किसान लोन लेगा और फिर देगा ही नहीं, है ना? तो इस तरह का मुद्दा है ये कि सब्सिडी दिया जाना चाहिए या नहीं। कॉर्पोरेट से कभी हम तुलना करते हैं, कभी हम कहते हैं कि हम लोग गांव अगर इंडस्ट्री और सर्विस का विकास होना है तो गांव का विकास करना है, इसीलिए कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर नीड्स रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस। इतना मजेदार क्वेश्चन है, तुम लोगों को हम सब तरह से मैच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आपके एग्जाम में जो दोनों अभी तक हुआ है 6th 7th में, वो बहुत प्लेन क्वेश्चन दिया गया है, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस से उठा के। लेकिन अगर इतना भी डीपली हम करवा देंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। क्यों क्वेश्चन है ये, एग्रीकल्चर नीड्स रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म, कि कृषि में नित नए सुधारों की जरूरत है। और कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस। एग्रेरियन क्राइसिस क्या, आप फार्म सुसाइड से रिलेटेड कर सकते हैं। एग्रेरियन क्राइसिस क्या कि भाई फूड सफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, नहीं हो पा रही है, इसको लेकर हमारा फूड प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है वो सफिशिएंट कब तक रहेगा। आज भी लोग भात करके भूखे मर रहे हैं, खाद्यान्न होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। एग्रेरियन क्राइसिस बहुत तरह का है, लेवल में बटा हुआ है। तो यहाँ पर है इन सुधार होना चाहिए। और रिसेंट में सरकार जब एक सुधार लेकर आई तो उसके पीछे लोग पड़ गए और वो सुधार होने नहीं दिया। शायद इस वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये सुधार होना है, अगर आप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं करोगे तो फूड सफिशिएंसी हैम्पर हो जाएगी। फिर आपको 1965-66 में जैसे मंगवाना पड़ा था गेहूं PL 480 के तहत, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी गेहूं इंपोर्ट करना पड़े। तो वी नीड टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी, हमें उत्पादकता को मेंटेन करनी होगी। तो उसके लिए तो हमें कृषि में नित नए सुधार करने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम तुरंत टैकल करेंगे और हमारा जो अप्रोच होगा वो प्रोएक्टिव होगा। प्रोएक्टिव का मतलब अलर्टनेस हमारा होगा कि एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आने से पहले हम जागरूक होंगे और उसको ठीक कर देंगे। उसको रिसेंट जो सुधार हुआ है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं कि हाल ही में ये सुधार हुआ, हालांकि कुछ पॉलिटिकल चीजें हुई और इसको वापस ले लिया गया, लेकिन किस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसा सुधार हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है। इस तरह की कुछ बात आप कंक्लूजन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह का बात है इस क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़िएगा इसको। सर बोलिए।
ये क्वेश्चन तो जैसे इसका जो भूमिका हम तैयार करेंगे तो इसमें हमको जो कृषि में से पहले क्या क्या ऐसे ये नुकसान हुआ उसको भी हमको दिखाना था क्या इसमें? यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, चूंकि ये कृषि सुधार से क्वेश्चन है तो आप कृषि सुधार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एग्रेरियन रिफॉर्म, क्या होता है कृषि सुधार, कब किए आप कृषि सुधार, पहला कब किए थे बताइए। क्या क्या सर? कृषि सुधार से क्या समझते हैं आप? सर जो भी स्कीम्स वगैरह जो लाए गए थे कृषि से रिलेटेड, जो भी कब किए, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फिर गलत हो जाएगा। अंतर, पहले आपके पास जंगल होता था, जंगल को काटते थे और खेती करते थे, प्रोडक्शन होता था। अब जंगल नहीं रहा, अब क्या है कि आपको उसी लिमिटेड खेत में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। उसके लिए आपको कृषि सुधार चाहिए। और पहला कृषि सुधार हम लोग किए जब हम लोगों को फूड इनसफिशियंसी हो गई थी 1965 के समय, तो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए 60 HYV सीड्स वगैरह, और अपना फूड प्रोडक्शन क्वाड्रपल किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब देना है तो दीजिए, मजा आएगा, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे भी इसको शुरुआत कर सकते हैं कि कृषि सुधार क्या है, कृषि सुधार में हमें उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, इस पॉइंट को फोकस कीजिए। उसके बाद बताइए कि कृषि सुधार क्या क्या किए हैं और अभी अब क्या क्या करना है। मान लीजिए एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, तो व्हाट आफ्टर दैट, सदाबहार क्रांति के बाद क्या हम लोगों को अब कोई भी कृषि में सुधार की जरूरत नहीं है? तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने सुधार किया, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे स्कीम्स लाए, फसल बीमा योजना लाया, या पेड़ पे पेड़ लाया, नीम कोटेड यूरिया लाया, ये सब भी तो सुधार ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड लाया, तो ये सब रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म है या नहीं, या एक बार किया और फिर छोड़ दिया? तो आपका प्राइम मिनिस्टर कमेटी बिठा रहा है, नीति आयोग समिति बिठा रहा है, दलवाई समिति बिठा रहा है, कह रहा है कृषि के लिए प्लान बताओ, और वो जो प्लान बता रहा है तो उसको एक एक योजना के तहत उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो रेगुलर सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म ये तो है। तो इसको एक आप हिस्टोरिकल ऐसे टाइप का भी लिख सकते हैं, कितना सुधार हुआ है उसको हेड के तहत बतलाइए, और रिसेंट में कंक्लूजन लिखते समय यह बतला दीजिए कि अभी का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए ना इतना ही रखते हैं। थर्ड टेस्ट वाला में 4 ही क्वेश्चन है, आगे इधर दो बचा हुआ क्वेश्चन भी हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है।